स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो ये हिंदी बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर हिंदी का पार्ट 2 वीडियो है, चैप्टर 2 अनुवाद के क्षेत्र। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो गाइस आपके ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम है वो 16 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। इसको ध्यान में देते हुए आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यदि कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अमन जेकेएन से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, अनुवाद का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? हमारा बातचीत है, यानी टाल्क। अनुवाद की सीमाओं का समाहार किसमें होता है? अनुवाद की प्रकृति में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। परिसीमित अनुवाद के कितने भेद होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भाषा प्रतीक की दृष्टि से अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मुक्तानुवाद, शब्दानुवाद आदि अनुवाद के भेद किस आधार पर किए गए हैं? पद क्रम के आधार पर किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनुवाद की तकनीकी रूप में कितनी छायाएं होती हैं? 4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अनुवाद के सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अनुवाद के सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? उपयुक्त में से सभी का अध्ययन किया जाता है। अर्थ का, परंपरा का, महत्व का। अनुवाद कला विशेषज्ञ नाइडा के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया कितने सोपान में है? 3 सोपान में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद के व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तकनीक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसी के क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल ने अनुवाद की कितनी प्रविधियां की चर्चा की हैं? कितनी? 8 प्रकार की। तो गाइस एकदम यही क्वेश्चन आपके बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के हिंदी के एग्जाम में आएगा। अनुवाद की किस अवधि में स्तोत्र भाषा में कथ्य के संप्रेषण पर अधिक बल दिया गया है? स्पष्टनिष्ठ प्रविधि में। प्रयोजनीयता शब्द प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ा है? मानव स्वभाव से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अनुवादक की भूमिका के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किस विद्वान ने मूल पाठ के विश्लेषण के लिए एक सुनिश्चित भाषा सिद्धांत का विश्लेषण की रूपरेखा प्रस्तुत की है? नाइडा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रूपांतरण प्रजनक के लिए रूपांतरण प्रजनक व्याकरण की धारणा किस विद्वान ने दी है? चामस्की ने दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस विचारक ने भाषिक इकाई को शतरंज के मोहरे के समान बाह्य एवं आंतरिक मूल्य से युक्त माना है? स्यूर ने। किसने मारा है? सर स्यूर ने माना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अनुवाद प्रक्रिया के लक्ष्य में भाषा के मूर्त अभिव्यक्ति का सोपान है, पुनर्गठन का सोपान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो गाइस इस वीडियो के माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अनुवाद प्रक्रिया की जानकारी के संबंध में पुनर्गठन के सोपान पाठ के किन प्रमुख आयामों की उपयुक्तता पर ध्यान देना अभीष्ट है? उपयुक्त में से सभी पर। अनुवाद प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? क्रमिक प्रक्रिया है। अनुवाद प्रक्रिया एक प्रकार की क्रमिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अनुवाद का क्षेत्र है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। स्तोत्र भाषा के विचार, भाव एवं कथ्य को यथास्थिति निकटतम रूप से अभिव्यक्त करने हेतु अनुवादक जो जिस क्रियाविधि से गुजरना पड़ता है उसे कहते हैं अनुवाद प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुवाद प्रक्रिया के संबंध में किस पश्चिमी विद्वान ने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? उपयुक्त में से सभी ने। न्यूमार्क, नाइडा, बाथगेट। न्यूमार्क के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के कितने सोपान हैं? न्यूमार्क के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के 3 सोपान होते हैं। नाइडा द्वारा स्वीकृत अनुवाद प्रक्रिया के सोपान है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। न्यूमार्क द्वारा स्वीकृत अनुवाद प्रक्रिया के सोपान हैं? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किस पश्चिमी विद्वान ने अनुवाद प्रक्रिया को विस्तृत एवं व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया है? बाथगेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
किस पश्चिमी विद्वान ने विश्लेषण के द्वारा अनुवाद प्रक्रिया को नए ढंग से प्रस्तुत किया है? न्यूमार्क ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाथगेट ने अनुवाद प्रक्रिया के कितने सोपान माने हैं? 7। बाथगेट के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के सोपान हैं, उपयुक्त में से सभी हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुवाद की प्रक्रिया में अनुवादक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? उपयुक्त में से सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवाद के प्रकारों के कितने मुख्य आधार माने जा सकते हैं? 4 माने जा सकते हैं अनुवाद के प्रकारों के मुख्य मतलब आधार। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे अगले क्वेश्चन दिया है अनुवाद के प्रकार के आधार हैं, उपयुक्त में से सभी अनुवाद के प्रकार के आधार हैं। अनुवाद के प्रकार के आधारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है अनुवाद प्रकृति का अधिकार है। गद्य पद्य के आधार पर अनुवाद कितने प्रकार मतलब अनुवाद के कितने भेद हैं? गद्य और पद के आधार पर अनुवाद के 4 भेद हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। गद्य पद के आधार पर अनुवाद का भेद उपयुक्त में से सभी हैं। गद्यानुवाद, पदानुवाद और मुक्त छंदानुवाद। साहित्यिक विधा के आधार पर अनुवाद के कितने भेद किए गए हैं? साहित्यिक विधा के आधार पर अनुवाद के 3 भेद किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। साहित्यिक विधा के आधार पर अनुवाद का भेद है। साहित्यिक विधा के आधार पर अनुवाद का भेद है, उपयुक्त में से सभी है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब से कर दीजिए। हम आपके लिए इतना करते हैं तो हमारे लिए आप लाइक्स ज़रूर करिए। विषय के आधार पर अनुवाद को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? 9 भागों में विभाजित किया गया है, यानी बांटा गया है। निम्नलिखित में कौन सा विषय के आधार पर अनुवाद का भेद नहीं है? भावानुवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुवाद प्रकृति के आधार पर अनुवाद के कितने भेद हैं? 10 भेद हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद प्रकृति के आधार पर अनुवाद का भेद नहीं है? काव्यानुवाद। क्या है? निम्नलिखित में अनुवाद की प्रकृति के आधार पर अनुवाद का भेद नहीं है, काव्यानुवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा गद्य पद के आधार पर अनुवाद का भेद है? निम्नलिखित में कौन गद्य पद के आधार पर अनुवाद का भेद है? मुक्त छंदानुवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा विषय के आधार पर अनुवाद का भेद है? ललित साहित्य अनुवाद। निम्नलिखित में कौन सा विषय के आधार पर अनुवाद का भेद है? ललित साहित्य अनुवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद प्रकृति के आधार पर अनुवाद का भेद नहीं है? रूपांतरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो अनुवाद मूल पाठ अथवा विषय वस्तु का अनुगमन करता है उसे हम क्या कहते हैं? मूलनिष्ठ अनुवाद कहते हैं। जो अनुवाद मूल पाठ अथवा विषय वस्तु का अनुगमन करता है उसे हम मूलनिष्ठ अनुवाद कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस अनुवाद में मूल पाठ का शब्दश अनुवाद किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्दानुवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लंबे मूल पाठ, भाषण अथवा संभाषण आदि का संक्षिप्त रूप में जो अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है वह क्या कहलाता है? सारानुवाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस अनुवाद में मूल भाषा या पाठ के रूप को आवश्यकता अनुसार बदल दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रूपांतरण कहते हैं। जिस अनुवाद में मूल पाठ के भावों, कथ्यों एवं विचारों का यथास्थिति अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है उसे हम आदर्श अनुवाद कहते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुवाद के किस भेद में अनुवादक को काफ़ी छूट होती है? मूल मुक्त अनुवाद। किस अनुवाद को आशु अनुवाद भी कहा जाता है? वार्तानुवाद को आशु अनुवाद भी कहा जाता है। किस अनुवाद को स्वाभाविक अनुवाद भी कहा जाता है? आदर्श अनुवाद को स्वाभाविक अनुवाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न भाषा भाषी के बीच हुए दुभाषाई के रूप में अनुवादक जो अनुवाद करता है उसे हम वार्ता अनुवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अनुवाद के किस भेद में मूल पाठ के अर्थ, विचार तथा भावों पर विशेष ध्यान दिया जाता है? भावानुवाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुवाद के किस प्रकार को निकृष्ट कहा जाता है? अनुवाद के किस प्रकार को निकृष्ट कहा जाता है? शब्दानुवाद को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
अनुवाद के क्षेत्र में किस अनुवाद को उत्तम कोटि का अनुवाद माना जाता है? भावानुवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किस अनुवाद को भावानुवाद के लिए पूरक तत्व के रूप में काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है? शब्दानुवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि मूल सामग्री तथ्यात्मक, वैज्ञानिक अथवा विचार प्रधान हो तो उसका किस प्रकार का अनुवाद किया जाता है? शब्दानुवाद किया जाता है। किस अनुवाद को सर्वाधिक उपयोगी माना जा सकता है? भावानुवाद को सर्वाधिक उपयोगी माना जा सकता है। रेडियो रूपांतरण अनुवाद किस श्रेणी में आता है? रेडियो रूपांतरण अनुवाद रूपांतरण किस श्रेणी में आता है? भगवत गीता का संत ज्ञानेश्वर द्वारा किया गया अनुवाद, ज्ञानेश्वरी और लोकमान्य तिलक द्वारा किया गया अनुवाद, गीता रहस्य अनुवाद किस श्रेणी में आता है? व्याख्यानुवाद की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुवाद की किस पद्धति का उपयोग दुभाषाई समाचार पत्रों के संवाददाता और संसद अथवा विधानमंडलों की कार्यवाही के रिकॉर्डकर्ता आदि करते हैं? सारानुवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अनुवाद के किस भेद में स्तोत्र भाषा की मुख्य बातें, दृष्टिकोण तथा विचार या संकल्पना आदि को ग्रहण करने संकल्पना को ग्रहण करके इनके बीच या इन सब के बीच संकलित भाव को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? छायानुवाद कहते हैं। अनुवाद की प्रमुख प्रविधि क्या है? उपयुक्त में से सभी अनुवाद की प्रमुख प्रविधि है। भाषा केंद्रित अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित पर, तो हमें दिया गया है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो इसमें सही क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यानी कि क्या होगा? भाषा शैली, फिर क्या है? भाषा माध्यम, फिर क्या है उसके बाद? भाषा प्रतीक, फिर उसके बाद क्या है? भाषा पाठ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर हाँ बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुवाद प्रविधि की तकनीकी रूप में कितनी छाएं हैं? 4। निम्नलिखित में कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो वार्तानुवाद, स्वाभाविक सटीक अनुवाद, ये क्या है? सही सुलेमित नहीं है। आगे क्वेश्चन, डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल द्वारा बनाई गई यानी बताई गई अनुवाद की प्रविधि है उपयुक्त में से सभी। अनुवाद का क्षेत्र होता है अंतर्राष्ट्रीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुवाद की ज़्यादातर सीमाएं निर्धारित की जाती हैं भाषा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भाषा का कौन सा वाक्य अनुवाद की सीमा से निर्धारित करता है? उपयुक्त में से सभी। भावोद्दीप वाक्य, खंडित वाक्य और लंबे वाक्य। यूजीन नाइडा के अनुसार अनुवाद के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यूजीन नाइडा के अनुसार अनुवाद के प्रकार कितने होते हैं? उपयुक्त में से सभी होते हैं। शाब्दिक अनुवाद, भावात्मक अनुवाद, पर्याप्त के आधार पर अनुवाद। रोमन जैकबसन के अनुसार अनुवाद के भेद हैं कितने हैं? अंतभाषिक अनुवाद, अंतभाषिक अनुवाद, अंत प्रतीकात्मक अनुवाद, यानी कि उपयुक्त में से सभी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कितने आधारों पर अनुवाद का वर्गीकरण किया है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद का 4 भागों में वर्गीकरण किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा दिए गए अनुवाद के वर्गीकरण के मुख्य आधारों में शामिल है, उपयुक्त में से सभी शामिल है। डॉक्टर नागेंद्र ने कितने आधारों पर अनुवाद का विभाजन किया है? 5 आधारों पर। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार अनुवाद के भेद के आधार हैं, उपयुक्त में से सभी हैं। भाषिक क्षेत्र, विषय एवं विद्या, पद्धति एवं प्रक्रिया। किस प्रकार के अनुवाद में अनुवाद की इकाई शब्द होती है? शब्द प्रति शब्द अनुवाद। किस प्रकार के अनुवाद में अनुवाद की इकाई वाक्य होती है? तो शाब्दिक अनुवाद। तो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी जाकर ज्वाइन करें। वहाँ पर पहले से बनाए गए वीडियो के सारे PDF उपलब्ध हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अमन जेकियंस। साथ ही में हमारा एक टेलीग्राम चैनल और है जो कि क्विज, मतलब वहाँ पर सभी एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्विज के माध्यम से शेयर किए जाते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं। आपको जो सही लगे उस पर टिक करना रहता है।
शाब्दिक अनुवाद का उपयोग किस प्रकार के साहित्य के लिए होता है? उपयुक्त में से सभी के लिए होता है। विज्ञान, तकनीकी और विधि के लिए। जिस साहित्यिक में सूचना का महत्व अधिक होता है वहाँ किस प्रकार के अनुवाद का प्रयोग किया जाता है? शाब्दिक अनुवाद का। किस प्रकार के अनुवाद में अनुवाद की इकाई भाव होती है? भावानुवाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भावानुवाद में भाव का आधार होता है। भावानुवाद में भाव का आधार क्या होता है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किस प्रकार के अनुवाद में मूल रचना की छाया के आधार पर एक नई रचना का सृजन किया जाता है? छाया अनुवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। छाया अनुवाद से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं। और आगे क्वेश्चन दिया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद करते समय किस प्रकार के अनुवाद का अनुसरण किया है? छाया अनुवाद का अनुसरण किया है। सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद के लिए किस प्रकार के अनुवाद का उपयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका रूपांतरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कविता के अनुवाद के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त अनुवाद का प्रकार है? कहते हैं अनुसृजन अथवा पुनः सृजन। टीका अनुवाद को क्या कहा जाता है? टीका अनुवाद को कहा जाता है व्याख्या अनुवाद कहा जाता है टीका अनुवाद को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार के अनुवाद में किसी ग्रंथ विशेष की उसी या अन्य भाषा में टीका या भाष्य की लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याख्या अनुवाद कहते हैं। किस प्रकार की भाषा आशु अनुवाद की आधार होती है? मौखिक भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसी के क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार के अनुवाद में स्तोत्र भाषा के पाठ को पहले लक्ष्य भाषा में अनुवाद करवा के किसी अन्य अनुवादक से पुनः स्तोत्र भाषा में अनुवाद करवाया जाता है? पुनः अनुवाद। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। लिप्यंक में किसको मुख्य आधार माना जाता है? लिप्यंकन में किसको मुख्य आधार माना जाता है? उच्चारण को। ऑप्शन नंबर क्या है? इसका ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन का हिंदी पर्याप्त यानी कि हिंदी पर्याय है लिप्यंकन। क्या यह है? लिप्यंकन है। ट्रांसक्रिप्शन का यानी ट्रांसक्रिप्शन का हिंदी पर्याय क्या है? लिप्यंकन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यह भाषा विज्ञानी लुप्त होती भाषाओं में साहित्य के दस्तावेजीकरण के अनुवाद को किस विधि का उपयोग करते हैं? लिप्यंकन विधि का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह है ट्रांसलिटरेशन का हिंदी पर्याय क्या है? लिप्यंतरण है। क्या है? लिप्यंतरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की प्रमुख समस्या क्या होती है? शब्द प्रयोग की, मुहावरों एवं कहावतों की, शैली की। ऑप्शन नंबर डी सभी की होती है। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की समस्या का समाधान क्या है? भाषा का ज्ञान होना, विषय का ज्ञान होना, अभिव्यक्ति, तथस्थता का ज्ञान होना। ये सभी क्या है? अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करते समय इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। तो आई होप ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब ये आपके BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के चैप्टर 2 के महत्वपूर्ण 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।